तो चलिए आज के हम इस हिंदी की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पाठ 4। देखिए हम धीरे धीरे करते करते हम पाठ 4 तक आ गए हैं और आज जो पाठ 4 जो हम कर रहे हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। वो इसलिए महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि इसमें पद्य भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप देखिए, यदि आप 45 नंबर है ना, यदि आप 45 नंबर की तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका आराम से बाकी की चीजें आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझते हुए आपके बहुत आराम से आपके 90, 80, 90 के ऊपर नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं। ये कौन से 45 नंबर हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आप सभी लोग अपने ब्लूप्रिंट को देख लें। जो पुराना है अभी वही देखेंगे हम, नया अभी अपने पास ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं आया है ना। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर नया ब्लूप्रिंट आया क्या, तो अभी नया ब्लूप्रिंट नहीं आया है। वो जब भी ब्लूप्रिंट आएगा हम उस ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन तब तक आप वही चलते चले जो हम देखें। तो पुराने ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने आपको बताया, आपको 45 अंक यदि आप ले आते हैं तो 45 अंक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 45 अंक आपको दिलवाएंगे वहां पर 90। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पूरे भाषा का सार होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक वो होता है व्याकरण और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है वो होता है भाषा पर हमारी कैसी पकड़ है। तो हमारी भाषा पर पकड़ होना और हमारा अच्छा व्याकरण होना, यही चीजें हमें आगे बढ़ाती है। और यदि ये दो चीजें आपको आ गई हैं तो आप बिल्कुल मानिए इन दो चीजों का अधिकार आपको 90 और 90 के ऊपर भी अंक दिलवाएगा। बस आप ध्यान से इसको समझते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो सारी महत्वपूर्ण है। मैं साथ साथ में आपको बताता रहता हूं ये चीजें महत्वपूर्ण है, आप इनको और अच्छी तरीके से कर लीजिए। और जहां आप उनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको पक्के से निश्चित तौर पर आपके अच्छे अंक आएंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो पाठ है वो है पाठ 4 और हम वहां पढ़ रहे हैं रहीमन विलास। नाम से आप समझ रहे हैं रहीमन मीन्स, इसका मतलब है रहीम जी ने लिखा है। मैं अभी आपके बारे में, मैं आपको अभी रहीम जी के बारे में पूरा जीवन परिचय बताऊंगा, क्योंकि जीवन परिचय से भी बहुत सारा आता है। आप वो 45 नंबर कहाँ है, वो वही है। देखिए जो 25 नंबर हमारे होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, 25 नंबर वो अक्सर कहाँ आते हैं, परिचय और केंद्रीय भाव से आते हैं। यदि आपका केंद्रीय भाव अच्छा है और आपका परिचय आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप वहां पर उनको आप अच्छी तरह से ले आते हैं। 20 नंबर जो 20 अंक है वो हमारे होते हैं व्याकरण के। तो 20 और 25 45 सॉरी, तो आप 20 और 25 नंबर मतलब 45 नंबर यदि आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप व्याकरण अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप यदि व्याकरण अच्छी तरह से कर रहे हैं और यदि आप यहाँ पर भाषा पे पकड़ अच्छी तरह से बना रहे हैं तो आपके बहुत ही आसानी से आपके 90 नंबर आ सकते हैं, जो कठिन नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया भाषा में आपको अंक लाना एक आसान भी है। जितने भी लोग जो उच्चतम पंजू है ना, जो उच्चतम इन पर आते हैं
वे सारे विद्यार्थियों को यदि आप देखेंगे उनके 2 विषयों में हमेशा अच्छे नंबर होते हैं, अच्छे अंक होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों को ही आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। तो आपके से 45 अंक का यदि आप करते हो तो आप 80 से 95 और इन तक आप बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हो। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, 2 इन पर आपको अधिकार करना है। एक है 20 नंबर की व्याकरण और दूसरा है 25 अंक का हमें जो आते हैं वो है जीवन परिचय और केंद्रीय भाव। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो केंद्रीय भाव से बनेगा और वो जीवन परिचय से बनेगा। तो हमें इन दोनों पर अधिकार करके चलना है भाषा पर, तब हम इनको अच्छी तरह से चल पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रहीमन विलास रहीम जी ने लिखा है। ये दोहा शब्दावली में लिखा गया है। यदि मैं रहीम जी के बारे में बात करूं तो जो रहीम थे उनका, वे मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होने के साथ साथ उर्दू भाषा के साथ साथ उनका अधिकार ब्रज अवधी भाषा पर बहुत अच्छा था। जब आप उनके दोहे देखेंगे तो उनकी दोहों में आप देखेंगे ब्रज और अवधी का अधिकार पूर्ण प्रयोग हुआ है। उन्होंने पूरे अधिकार के साथ ब्रज और अवधी का प्रयोग किया है, जिससे हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये जो दोहे लिखे ये किसी मुस्लिम ने लिखे हुए हैं। इसी के साथ साथ अरबी, तुर्की और संस्कृत और फारसी भाषाओं पर भी आपका बहुत अच्छा अधिकार था। अब शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जीवन परिचय है, ये जीवन परिचय से हमें, इस जीवन परिचय से हमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये यहां से ही हमें आते हैं। बहुत ध्यान से आप देखते चलिएगा। सभी के पास पुस्तक है, ना हो तो आप खरीद लें और इन पुस्तकों को खरीद कर आप अच्छी तरह से करें। हाँ, देखते चलिए। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1556 में हुआ। अब देखिए, आपको वस्तुनिष्ठ में आएगा कि कब हुआ, तो 1556 में हुआ। जब आप 5 वर्ष के थे तो गुजरात के पाटन नगर में आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब्दुल रहीम खान खाना के पिता की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी? जब वो, अब जो रहीम 5 वर्ष, मात्र 5 वर्ष के थे। आपका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। अब वस्तुनिष्ठ में आ जाता है आपको कि रहीम जी का पालन पोषण किसने किया, किसकी देखरेख में हुआ, तो सम्राट अकबर के इसमें हुआ। अब आपको पाटन नगर की जागीर प्रदान की गई, कितने में? 1572 में। ये आपको कुछ वहां पर समय याद रखना है, आपको समय अवधि याद रखना है। कब हुआ? 1572 में आपको जागीर प्रदान की गई। फिर आपको याद रखना है कि 1556 में, सन 1556 में गुजरात विजय के बाद गुजरात की सूबेदारी मिली। फिर उन्हें सूबेदारी भी मिली। कब मिली? 1556 में। आप इन तथ्यों पर अच्छी तरह से इन सब तथ्यों को पढ़कर जाइए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से भी बनते हैं। अब 1569 है ना, देखो 79 को क्या बोलते हैं? 69। 1569 में आपको मीर अर्ज का पद प्रदान किया गया। मीर अर्ज कब किया गया? 1569 में। अगला, इसके बारे में जो तथ्य मैंने इसलिए आपको सारे इनके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया है, आपको आपकी सुविधा के लिए।
जिन लोगों के पास अभी तक पुस्तक नहीं है वे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास संभाल कर रखिए, ये आपके लिए अपने आप में एक नोट्स का काम करेंगे। फिर 1583 में जब गुजरात में उपद्रव हुए और उनको संभालने का काम किया तो आपको खान खाना की उपाधि दी गई। देखिए, अब याद रखिए कि अब्दुल रहमान को खान खाना की उपाधि कब दी गई और क्यों दी गई? तो कब दी गई? 1584 में दी गई। क्यों दी गई? उन्होंने गुजरात के उपद्रव का क्या किया? दमन किया। दमन माने खत्म करना। जब उन्होंने गुजरात का उपद्रव का दमन किया तब उन्हें खान खाना की उपाधि दी गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। वकील की उपाधि भी आपको दी गई। उसके बाद आपको जो याद रखना है, यहां पर देखिए अंडरलाइन जो मैंने किया है उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील, विवेकी, वीर व्यक्ति थे। अब आपको एक अंक का जो प्रश्न आता है वो आता है वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? सहृदय, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील, दान देने वालों में। विवेकी का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें विवेक हो, बुद्धि हो। उसके लिए वीर व्यक्ति थे। वीर थे, इसका भी हमने उदाहरण देख लिया है। उन्होंने गुजरात का दमन किया। और आप इनके जितने भी दोहे हैं, जो दोहा शब्दावली है, इन सभी दोहों में आप देखेंगे इनके जो व्यक्तिगत गुण हैं उनका वहां पर आपको उल्लेख मिलेगा। मैं आपको अभी आगे और बताता हूं। दोहों में स्वतंत्र कृति, अब याद रखिए 2018 में आपको पूछा है आपकी रचित स्वतंत्र कृति कौन सी है? नगर शोभा। इसमें कितने दोहे हैं? 142। 142 याद रखिए, दोहे की संख्या है 142 और रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है नगर शोभा। ये चीज आप अच्छी तरह से याद करते चलिए। 2018 में आपको वस्तुनिष्ठ में पूछा गया है। उसके आगे हम आते हैं, बरवे छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। एक प्रकार का जो पद्य लिखना है उसके बारे में उन्होंने कहा। उसके आगे हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, बखे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मुस्लिम रचनाकार होने के साथ साथ उनका ब्रज और अवधी पर भाषा पर एक बहुत अच्छा अधिकार था। उन्होंने यहाँ पर बरवे नाई का भेद लिखा है। रहीम के कुछ सोरठे भी माने जाते हैं। रहीम का मुख्य विषय क्या था? आपको प्रश्न आएगा रहीम का मुख्य विषय क्या था? तो जो रहीम का मुख्य विषय था वो था श्रृंगार, नीति और भक्ति। क्या था वो? श्रृंगार, नीति और भक्ति। ये आपको वस्तुनिष्ठ में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि आपको जो केंद्रीय भाव है और कवि परिचय है, इनमें से अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी विद्यार्थी इनको पढ़ता है तो उनको बहुत ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता है, वो केवल प्रश्न उत्तर रट लेता है। रट लेने से भाषा नहीं आती है। भाषा आती है हमारे पढ़ने से। हमारा उसमें हमें रुचि, हम जितनी ज्यादा रुचि उसमें बढ़ाएंगे। अब रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषा पर समान अधिकार था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं इस का केंद्रीय भाव, इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, या ये भी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूं, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आएगा और आप वहां पर उसको देखिए। केंद्रीय भाव व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। यहां पर 5 चीजें उन्होंने इस दोहों में लिखी है।
5 क्या बल्कि मैं आपको 7 इनमें जोड़कर बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं अपनी ओर से उसमें जोड़कर आपको बता रहा हूं जिससे आप आसानी से हो। नंबर पहला उन्होंने बताया प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। आपको समझ में आ रहा है? प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है, इसका मतलब क्या है? आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं जब आपको फेस टू फेस बताऊं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहला उन्होंने कहा प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। प्राकृतिक जीवन का मतलब है हम जितना ज्यादा प्रकृति के करीब रहेंगे हम रोगों से दूर रहेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं उन लोगों को रोग बहुत कम होते हैं। जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनकी जिनकी जीवन शैली ग्रामीण परिवेश की होती है उन लोगों को रोग बहुत कम होते हैं। रोग किन लोगों को होते हैं? जो शहर में रहने वाले हैं, जो विभिन्न प्रकार की दवाइयां खाते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे रोग ना हो। तो रहीम जी ने उस जमाने में ही कह दिया था जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने पहला क्या कहा? प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। आरोग्य मीन स्वस्थ जीवन। स्वस्थ आपको रहना है, स्वस्थ रहना है तो आपको प्राकृतिक जीवन अपनाना होगा, आपको प्रकृति के करीब जाना होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा, देखिए आप स्क्रीन पर जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें आप देख सकते हैं, तृप्ति कारक वस्तुएं महत्वपूर्ण है। यहां पर तृप्ति का मतलब क्या है? शांति। जीवन में सबसे जरूरी क्या है? शांति है। यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। आप कितना भी पैसा कमा ले, आप जीवन की भागदौड़ में लगे रहें, लेकिन आप हमेशा रखिए आप जीवन में भले ही आपके पास पैसा कम हो, भले आपके पास जमीन जायदाद कम हो, लेकिन यदि आपके पास शांति है तो आपका जीवन सुखपूर्वक चलता रहेगा। रहीम जी ने दूसरे नंबर पे इस कविता का केंद्रीय भाव में यही लिखा है, तृप्ति कारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। तीसरा केंद्रीय भाव का क्या है? कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती है। कुसंग माने बुरी संगत। आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप इसको जीवन में हमेशा एक बहुत आवश्यक रूप से इसको मान लीजिए। यदि आप कुसंग में हो, कुसंग माने यदि आपका साथ बुरा है, यदि आप बुरे मित्रों के साथ रहते हैं, जिन लोगों की बुरी आदतें हैं, तो आपको जीवन में कभी भी कीर्ति नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा। आपको कभी लोग मानेंगे नहीं, आप जाने माने नहीं बन पाओगे। इसलिए ही कुसंग को छोड़ना बहुत जरूरी है। रहीम जी के इन दोहों में उन्होंने यही बताया आगे कि आपको क्या करना है, आपको कुसंग छोड़ना है। आप यदि कुसंग नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा? आपको कभी भी जीवन में आपको कीर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला केंद्रीय भाव देखिए, नंबर 4, घर का वेदी कभी भी अच्छा नहीं होता है। आगे के इन दोहों में उन्होंने बोला है घर का वेदी कभी भी अच्छा नहीं होता है। घर का वेदी मीन्स जो घर के भेद बताए। आप लोगों ने रामायण में भी सुना है ना, क्या सुना है? घर का वेदी लंका ढाए, है ना। ऐसा माना जाता है कि विभीषण ने ही भगवान राम को कथा के अंत में बताया। हाँ आशीष, है ना, कथा के अंत में उन्होंने बताया, क्या बताया? कि रावण कैसे मरेगा, मतलब भाई ने ही भाई को मारने का तरीका सामने वाले को बता दिया, क्योंकि वो क्या था? घर का वेदी। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, जो अपने घर के भेद दूसरों को बताता है वो कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता है। तो ये दोहे जितने भी हैं उन दोहों में उन्होंने यही बताया है कि घर का वेदी लंका ढाए। इसलिए घर का वेदी जो होता है उसको कभी भी अपना मित्र मत बनाओ, है ना। यदि जो अपने भाई की बुराई कर रहा है ना, और यदि जो अपने घर वालों की, अपने पिता की, अपनी माता की, अपने भाइयों की, बहनों की, है ना, जो आज आपसे बुराई कर रहा है वो कल के दिन में वो आपका भी बुरा ही करेगा। अगला इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? 5वां, व्यक्तित्व की शोभा क्षमा से होती है। क्षमा मतलब आप जानते हो ना, सॉरी। आप लोगों से सॉरी मांगो। मैंने आपको एक क्लास में बताया था 3 चीजें हमेशा लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं, सॉरी,
प्लीज और थैंक्स। धन्यवाद दीजिए लोगों को, जितने भी लोग आपके संपर्क में आए उन सबको आप क्या करो, धन्यवाद दो। धन्यवाद का विषय ना हो तो भी धन्यवाद दो, सबको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए सुबह उठकर भगवान को, जिनके कारण हम स्वस्थ हैं। हाँ, है ना, जिनके कारण हम स्वस्थ हैं। आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद दो भगवान को। दूसरा, धन्यवाद दो अपने माता पिता को, जिनके कारण आज हम यहां पर हैं। आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, आप ऑनलाइन क्लास को सुन रहे हो, किसके कारण? हमारे माता पिता के कारण। उन्होंने आपको महंगे महंगे मोबाइल दिलवाए, आपको उन्होंने स्कूल में भेजा, तो धन्यवाद देना जरूरी है। और तीसरा, क्षमा, सॉरी। तो मैंने आपको बोला सॉरी, प्लीज एंड थैंक्स। तो तीसरा जो है वो है क्षमा करना। तो रहीम जी ने भी तब से ही कहा, यहाँ पर अभी पढ़ेंगे उसको, है ना, कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये हम आगे अभी दुआ पढ़ेंगे। जब तक मैं आपको केंद्रीय भाव बता रहा हूं, आपको लोगों को क्या आना चाहिए, क्षमा करते आने चाहिए। इसको क्षमा मत बोलो, क्या बोलो, क्षमा, है ना, सही उच्चारण भी जरूरी है। हाँ, अब उन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया है तो उन्होंने क्षमा कह दिया, लेकिन यदि हम अपन इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो क्षमा। ठीक है ना। तो अगला क्या है, उन्होंने कहा व्यक्तित्व की शोभा किससे होती है, क्षमा देने से होती है। और यदि आप जितने बड़े हो, आप में उतनी ज्यादा क्षमा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हैं, वो कभी किसी को क्षमा करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि क्षमा करने से हम छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर रहीम जी ने आगे के दो में यही बताया है। अगला देखिए, अगला नंबर 6 पर उन्होंने कहा कि सज्जनों का प्रेम टूट कर भी जुड़ जाता है। उन्होंने आगे बोला है ना, मैं आपको, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे सो बार। सज्जन लोगों को आप जोड़कर रखो, जो लोग अच्छे हैं, जो सज्जन हैं, जिनकी प्रवृत्तियां अच्छी हैं, जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप जोड़ के रखिए। क्यों? क्योंकि सज्जन लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो रूठ भी आए तो उन्हें बार बार मना लो, है ना। सज्जन लोग आपसे बुरा भी मान जाए तो भी आप उनको मनाओ। जो आपके अच्छे मित्र हैं उनको आप, हाँ आशीष, है ना, जो अच्छे मित्र हैं आप उन मित्रों को जोड़कर रखो, हमेशा याद रखो। कुसंग से बचो, और जो अच्छे मित्र हैं उनका सह भी लो। कई बार जो लोग अच्छे स्वभाव के और अच्छे विशेषताओं के होते हैं, उन लोगों को हमें जोड़कर रखना है। तो उन्होंने कहा सज्जनों का प्रेम टूट कर भी जुड़ जाता है और उसे जोड़ने की कोशिश करो। अगला उन्होंने यहाँ पर कहा, जो 7वां केंद्रीय भाव है, देखो मैंने आपको 7 भागों में इसको बांट दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत सरल से सरल में बताऊं, क्योंकि आप यदि केंद्रीय भाव याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। यदि आप पूरा पैराग्राफ याद करोगे कैसे याद होगा? तो मैंने इसको 7 भागों में आपको तोड़ दिया है। आप 7 चीजें याद कर लो इसकी। आपको आएगा कि केंद्रीय भाव लिखिए रहीमन विलास का, आपको 5 नंबर में भी कई बार आ जाएगा। यदि 5 अंकों में भी आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको 7 भागों में से तोड़ दिया है। अभी मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा, आप उस स्क्रीन शेयर से देखते चलिएगा। 7वां उन्होंने क्या कहा, मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। मित्र कौन होता है? जो विपत्ति में सहयोग दे। इंग्लिश में हमने एक पढ़ा था, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सच्चा दोस्त वही होता है जो विपत्ति में आपका सहयोग करे। यदि आप विपत्ति में हो और मित्र आपका सहयोग नहीं करे तो बड़ा गड़बड़ है। आप समोसा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तब तो आपके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, है ना, कि चल 5 रुपए का समोसा मुझे भी खिला दे।
होता है ना हमारे स्कूलों में। तो लेकिन यदि आप दुख में हो, आप विपत्ति में हो, तो आपका जो साथ देगा वही आपका मित्र है। वहीं पर इसने आपको यहाँ पर रहीम जी ने लिखा है, जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय। यहाँ पर उन्होंने इसी चीज को बताया। ये दोहा में आपको, पूरे दोहे में आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। केंद्रीय भाव आपको समझ में आ गया सभी को। कितने भागों में मैंने आपको बांट दिया है? 7 भागों में। मैं आपको स्क्रीन शेयर अभी करूंगा, आप स्क्रीन को सेव कर लीजिए, उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। नहीं तो आप केंद्रीय भाव पंजू है ना, फिर आप केंद्रीय भाव रटोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, बहुत कठिन लगेगा। तो ये इसका केंद्रीय भाव है। इन दोनों में उन्होंने क्या बताया है, यदि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो इन दोनों में उन्होंने सदगति बताई है, सत्संगति बताई है, संतों का साथ हो, अच्छे मित्र हमारे साथ हो, मित्रता हो लोगों से, सज्जनता हो। ठीक है, आज मैं आपको इसका केवल पहला दोहा बता रहा हूं, कल हम इसको यही जारी रखेंगे। मैं आपको केवल आज इसका पहला दोहा बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक मालूम पड़ जाए कि हम इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला दोहा ही हम आज कर रहे हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग वसत अरोग वन हरि अनाथ के नाथ। रहीमन नाम है, रहीमन है ना, रहीमन जी लिखते हैं बहु भेषज, भेषज, भेषज का मतलब यह होता है औषधि या दवाइयां। उनने कहा, रहीमन ने कहा कि कितनी भी दवाइयां, आप कितनी भी दवाइयों का प्रयोग कर लो, व्याधि न छाड़त साथ। व्याधि माने क्या होता है यहाँ पर? बीमारियां। बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप जितनी ज्यादा दवाइयां खाओगे, बीमारियां तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा है, आगे की लाइन देखिए आप, खग मृग वसत अरोग वन। वन, खग माने पक्षी होता है, सभी को मालूम है। खग माने खग मीन्स क्या होता है? पक्षी होता है। मृग मीन्स हिरण या जानवर। बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। देखो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, हिरण हैं, वे हमेशा कैसे रहते हैं? वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जंगल में कोई उन्हें औषधि देने वाला है क्या? कोई नहीं है ना। वो कैसे रह रहे हैं? वो वहां पर स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, क्योंकि उन सबके जो भगवान है, जो लोग अनाथ हैं, उन सबका साथ देने वाला कौन है? हरि है। हरि मीन्स यहां पर कौन है? भगवान है। एक बार और मैं इसको बता देता हूं। रहीमन बहु बेशत करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृत बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। रहीम जी ने यहां पर कहा कि हम शहर में रहने वाले लोग इतनी सारी दवाइयां खाते हैं, इतनी सारी औषधियां लेते हैं, तो भी कई बार जो रोग है हमारा साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन जो पक्षी हैं, जानवर हैं, जो अनाथ हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि अनाथ के नाथ। क्योंकि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता है, उनका भगवान है, भगवान उनका हमेशा साथ देता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने दो इन पर बात किया। पहला कवि परिचय, दूसरा मैंने आपको केंद्रीय भाव अच्छी तरह से समझा दिया है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को हमें अच्छी तरह से देखना है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करो, आप अच्छी तरह से इन को बार बार देखो। जितनी बार आप देखोगे, आपको आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके साथ साथ आपको कोई भी इनमें संशय नहीं रहेगा। मैं आपको बहुत सरल करके बता रहा हूं, जिससे कि आप अच्छी तरह से करें। तो आज
हमने पहला देख लिया कवि परिचय, दूसरा हमने कहा केंद्रीय भाव, और मैंने आपको उसका एक दोहा बता दिया है। और इन दोहों में हमें बड़ा आनंद आएगा। आनंद हमें इसलिए आएगा क्योंकि कुछ दोहे हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। ये आप लोगों ने पहले भी सब पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे दोहे हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो हमें इनका अर्थ बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आई क्लास। इनको आप घर पे पढ़ते रहिए। वेरी गुड, वेरी करेक्ट, राइट। तो आप इनको घर पे अच्छी तरह आप पढ़ें, तो आपको ये चीजें सारी हमेशा के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे का हम कल करते हैं। कल का जो हमारा रहेगा, इन दोनों को हम आगे